नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने महा एमटीबी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वीडियोग्राफर योगेश कुमार जी है। आज हम एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कई सालों की प्रतीक्षा के बाद, जैसे रामायण में कहते हैं ना कि राम जी 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौट आए, कुछ इसी तरह से एक और महाराजा 68 साल के वनवास के बाद अपने घर लौट आए हैं। इन महाराजा का नाम है एयर इंडिया। आप तो जानते ही है, एयर इंडिया का एक ज़माने में जो आइकॉन था, ब्रांड था, वो महाराजा के नाम से मशहूर था। वो महाराजा 1952 में उस कंपनी को, हमारी भारत सरकार ने उस कंपनी के जो जायज़ मालिक थे JRD टाटा, उनसे छीन लिया था। JRD टाटा को तो सब लोग जानते हैं। हिंदुस्तान में विमान प्रवास की, विमान से यात्रा की शुरुआत जिन्होंने की 89 साल पहले, 89 ईयर्स बैक, 15 अक्टूबर 1932 को उन्होंने कराची से एक पुराना विमान था, उस समय का, आज का पुराना, उस समय का नया विमान था, टाइगर पसमाथ जिसको कहते हैं, उस विमान से कराची से बम्बई तक की यात्रा की थी। वो पहली बार किसी भारतीय ने अपने भारतीय के द्वारा ओन किए हुए विमान से भारत में कदम रखा था। तो वो जूहू एयरपोर्ट, उस समय सांता क्रूज एयरपोर्ट तो था नहीं, तो जूहू एयरपोर्ट पे ये विमान उतरा था। और इसके बाद JRD टाटा ने खुद ने एक विमान कंपनी शुरू की जिसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा था। 1946 में इस कंपनी की उन्होंने स्थापना की थी और ये कंपनी अच्छी चल रही थी। 1952 में जब सरकार ने देखा कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, सरकार ने सोचा क्यों नहीं इसे हथिया लिया जाए। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय समाजवाद का भूत इस सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाकी मंत्रीगण पे सवार था। इन्हें सारी चीज़ें सरकार ने ही चलानी थी। तो इनके जो एक मिनिस्टर थे रफ़ी अहमद किदवई, उनकी JRD टाटा से कुछ अनबन हो गई, तो उन्होंने जाके बहुत सारी कंपनी को एयरलाइन के लाइसेंस दे दिए। उन्होंने कहा कि कंपटीशन आ जाएगी तो JRD टाटा की कंपनी अपने आप मर जाएगी। ऐसा तो हुआ नहीं। JRD ने नेहरू जी को खत लिखा था कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं और वो 3-4 कंपनियां डूब गई। इसके बाद भी पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। और इसके बाद में हुआ ये कि 1952 में उन्होंने कहा, JRD, शायद इस तरह कहा होगा, JRD आप बहुत सच बोलते हो, आप यहाँ से निकल जाओ। और उन्होंने एयर इंडिया को हथिया लिया। यही नहीं, हथियाते समय जो कंपेंसेशन दे रहा था वो भी पूरी तरह से JRD को मिला नहीं। और ऊपर से तुर्रा ये है कि JRD को बोला कि आप ही को ये कंपनी चलानी है, आप ही को प्रेसिडेंट रहना है। मतलब ये था कि हम तो ले लेंगे धंधा आपका, हमको चलाना आता नहीं तो चलाओगे भी आप ही, लेकिन काम हम जो कहेंगे वो जो कहते हैं ना, काम में जो मैं चाहूँ, और उस टाइप का कुछ डायलॉग हो गया। JRD ने वो भी स्वीकार किया क्योंकि उनको इस कंपनी से बहुत लगाव था, उन्होंने जिसे पाला पोसा था। तो जब तक JRD इस कंपनी में रहे, एयर इंडिया फिर भी ठीक से चलती रही, प्रॉफिट करती रही, दुनिया में नाम कमाती रही। दुनिया की एयर इंडिया ये 10वीं एयरलाइन है। शुरुआत KLM ने करी थी एयरलाइन की, डच एयरलाइन। उसके बाद से 10वीं एयरलाइन जो बनी थी वो एयर इंडिया थी। और एयर इंडिया का बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छी सर्विस थी, प्रॉफिट बना रही थी। लेकिन 1978 में उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आ गया, इन्होंने एक दिन JRD को कंपनी से निकाल दिया। और वो भी इतनी बुरी तरह से निकाला, एक दिन उन्हें कहा दिया कि कल से आपको ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। अब दुखी हुए निकल गए कंपनी से। इसके बाद में JRD जैसे कंपनी से निकले, एयर इंडिया की समझो जान ही निकल गई और एयर इंडिया धीरे धीरे गिरती चली गई। कंटिन्यूस लॉसेस, हर बार घाटा, और सर्विस भी खराब होती चली गई। क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोगों ने क्या किया था, अपने पिट्ठुओं को एयर इंडिया में काफ़ी ठूस रखे थे। एयर इंडिया में ऐसे कहते थे उस समय कि जहां एक आदमी चाहिए वहां 4 आदमियों को भर्ती करके रखा था, क्योंकि 3 सगे संबंधी थे पॉलिटिशियनों के। अब जो होना था वो तो हो गया। एयर इंडिया का बिल्कुल रेपुटेशन खराब हो गया, उससे कोई प्रवास नहीं करना चाहता था, सिस्टम खराब हो गया। मैंने खुद उस समय एयर इंडिया में प्रवास किया है, टॉयलेट तक साफ़ नहीं होते थे। गलत बात है, लेकिन अब जो हुआ तो हो गया। तो इसके बाद से ये पता चला कि ये एयरलाइन तो प्रॉफिट करने वाली नहीं है। फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये सोचा गया, इंदिरा गांधी के टाइम से ही ये सोच रहे थे कि यार इस एयर इंडिया का कुछ तो करना पड़ेगा, ये ठीक से नहीं चल रहे। उनके खुद के पुत्र इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे, आपको तो पता ही है, राजीव गांधी जी। लेकिन वो दोनों मिलके एयर इंडिया को सुधार नहीं सके, इंडियन एयरलाइंस को सुधार नहीं सके। तो उन्होंने कहा 2 लंगड़े हैं, दोनों को एक साथ बना दे तो एक तगड़ा बन जाएगा। तो दोनों का उन्होंने सम्मेलन कर दिया, तो इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मर्ज कर दी। दोनों ही डूब गए। मतलब ये था कि ये मर्जिंग से काम होता नहीं, प्रोफेशनली एयरलाइन चलानी पड़ती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जब बागडोर संभाली तो उन्होंने पहले से ही ठान के रखा था कि एयरलाइन चलाना ये सरकार का काम नहीं है।
सरकार ने एयरलाइन नहीं चलानी चाहिए, इसको उन्हीं लोगों के पास सौंप दो जो एयरलाइन अच्छी चला सकते हैं। यह एयरलाइन बेचने की काफ़ी कोशिशें हुई, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुई, नरेंद्र मोदी के टाइम पे भी हुई, लेकिन हर बार प्रॉब्लम यह होती थी कि सरकार चाहती थी कि इसका कुछ हिस्सा बेच दे, कुछ हिस्सा अपने पास बना रहे। ऐसे में कोई इसको खरीदना नहीं चाहता था। इस बार पहली बार सरकार ने 2019 में जो डिसीजन लिया कि 100% एयरलाइन हम बेच देंगे, और अब जाके कल ये डिसीजन हुआ है। टाटा सन्स जो JRD की कंपनी थी, उस कंपनी ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को 100% खरीद लिया है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, सारी चीज़ें मिला के, इसमें एक एयर इंडिया एक्सप्रेस करके एक छोटी एयरलाइन भी इसके अंदर है, ये सारों को उन्होंने खरीद लिया है। लेकिन इस खरीद के कुछ डिटेल्स जानना ज़रूरी है। 2700 करोड़ रुपए इन्होंने कैश में देने हैं, और 15,300 करोड़ रुपए इन्होंने जो कर्जे एयर इंडिया पे है वो कर्जे इन्होंने लौटाने हैं। मतलब ये कर्जे लौटाने के तौर पे है, लेकिन यहाँ कर्जे ख़त्म नहीं होते। एयर इंडिया के पास 44,678 करोड़ का कर्जा है। ये सारा कर्जा गवर्नमेंट खुद भुगतेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया की सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के पास रहेगी। विमान तो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, वो तो लीज होती है, उसका तो लीज का पैसा देना पड़ता है। अब ये एयरलाइन चूंकि टाटा के पास आ गई है, इसके साथ में 3 और चीज़ें आई है। 141 विमान आए हैं, 13,500 एम्प्लॉयज़ आए हैं, और 7,000 स्लॉट्स आए हैं। इसको मैं डिटेल में बता दूं। विमान तो आप जानते ही है, विमान को लीज होते हैं, इस लीज का प्रक्रिया करनी पड़ेगी ताकि लीज ढंग से बनाई जाए। पता नहीं कैसे बनाई थी पहले वाली लीज है, ये करनी है इनको एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस के साथ में। इस विमान की मेंटेनेंस किस तरह से हुई है वो भी देखना है, उसका भी काम करना है। इसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ में जो एम्प्लॉयज़ की एयरलाइन को बिल्कुल सख्त ज़रूरत है उन्हीं को रखना है, बाकी उनको VRS देना है। ये सब होना बाकी है। VRS अभी होगा, जो बाकी एम्प्लॉयज़ है उनको नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन एयरलाइन को नुकसान होने के बजाय उनको घर बिठाना अच्छा है, उनको पैसे दे के घर बिठाया जाएगा। और ये करने के बाद में अब बात आती है स्लॉट्स की। स्लॉट क्या होता है ये पहले आपको बता दूँ। मैं खुद एयरलाइन में काम कर चुका हूँ, तो मैं थोड़ी बात जानता हूँ इसके बारे में। आप जब बस में बैठ के जाते हैं तो बस सुबह 10 बजे निकलती है, समझो पुणे के लिए 10 बजे निकलती है, 10:30 बजे निकलती है, 11 बजे निकलती है, चलती रहती है। लेकिन विमान इस तरह से नहीं जा सकते। विमान को उड़ान करने के लिए फिक्स टाइम देना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट को अपनी ऑपरेशन उसमें उसके इर्द गिर्द बनानी पड़ती है, तो उसको कहते हैं स्लॉट्स। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको कहेंगे आप सुबह 7 बजे जा सकते हो, या फिर आप ऐसे करो आप दोपहर 2 बजे जाओ। दोपहर 2 बजे कौन दिल्ली जाना चाहेगा मुंबई से? कोई भी बिजनेस पर्सन दोपहर 2 बजे, मतलब मुंबई में भी काम नहीं होगा, दिल्ली में भी काम नहीं होगा, सबको सुबह जाना होता है। तो सुबह वाली जो स्लॉट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट होती है। तो उस स्लॉट के लिए झगड़े होते हैं एयरलाइंस के बीच में। साल में 1 बार या 2 बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें स्लॉट्स को अलॉट होता है। ये तो मैंने मुंबई दिल्ली बताया, मुंबई से लंदन की भी स्लॉट होती है, मुंबई से पेरिस की भी स्लॉट होती है, न्यूयॉर्क की स्लॉट होती है। तो ये स्लॉट्स जो होती है ये एयरलाइन की जमा पूंजी है, यह आपने जानना चाहिए। अब ये स्लॉट्स जो है, एयर इंडिया के पास आज 7,000 स्लॉट्स है। 7,000 स्लॉट्स एयर इंडिया की पूंजी है, जिसको सही ढंग से अगर इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया जा सकता है। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि टाटा के लोगों के, क्योंकि टाटा आज भी 2 एयरलाइनें चला रहा है भारत में, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया ये एक एयरलाइन, और विस्तार ये एक एयरलाइन। ये दोनों एयरलाइन टाटा द्वारा संचालित है। टाटा का उसमें अभी 84% स्टेक भी मजबूत स्टेक हो गया है। ये सिंगापुर एयरवेज के साथ में टाटा ने बिजनेस किया है, तो सिंगापुर एयरवेज से भी एयरलाइन की तकनीकी उनको मिलेगी, टाटा का खुद का एक्सपीरियंस होगा। और TCS जो टाटा की ही कंपनी है, उनको मनोनीत किया गया है कि आप इसकी अभी मैनेजमेंट कंट्रोल देखो और इसको ठीक से सुधारित रूप से चलाओ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, देश का नाम ऊंचा करेगी, और एक ऐसी एयरलाइन बनेगी जो पहले ये हुआ करती थी दुनिया के 10 बेस्ट एयरलाइंस में से ये एक एयरलाइन थी। अब ये हवाई कंपनी एयर इंडिया अपनी पहले वाली ऊंचाई को छूने का प्रयास करेगी, और हम सबकी शुभेच्छा, हम सबके ग्रीटिंग्स उस एयरलाइन के साथ में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के चंगुल से हटने के बाद ये एयरलाइन खुद को साबित करेगी कि सबसे बेस्ट एयरलाइन है। इसी के चलते अभी 3-4 और कंपनियों का निवेश, गवर्नमेंट निवेश, उपनिवेश करना चाहती है, जैसे कि BPCL इज़ इन द लाइन, भारत पेट्रोलियम, इसको भी सरकार बेचना चाहती है। लगता है इसी तरह से चलता रहा तो सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हम सबको इसका लाभ मिलेगा। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्र परिवारों के साथ खुद शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन अगर आप दबा देंगे तो हमारे सारे नए वीडियो जैसे ही बनेंगे आपको इत्तिला पहुंच जाएगी। धन्यवाद।